दोस्तों, हाल ही में मैंने नेटफ्लिक्स पे फ्रैंकेनस्टाइन नामक फिल्म देखा है, जो कि एक गट हॉरर ड्रामा है और इस फिल्म को गुलरमो डेल टोरो ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म मेरी शैली की 1818 में रिलीज हुई नवेल फ्रैंकेनस्टाइन पे आधारित है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि फिल्म में काफी ड्रामा एंड इमोशन है। अब आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे तो बात करेंगे ही, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि जितनी खूबसूरती से फिल्म में इमोशंस को कैप्चर किया गया है वो वाकई देखने लायक है। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म 3 भाग में बंटा हुआ है और पहले आता है प्रल्यूड, यानी कि इंट्रोडक्शन। यहाँ हमें 1857 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक डैनिश शिप फार्दर मोरनस्ट यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा होता है और यह शिप आइस में फंस गया होता है। शिप का कैप्टन चाह रहा था कि उसके लोग कैसे भी शिप को इस आइस से निकाले ताकि इनकी एक्सपीडिशन जारी रहे। लेकिन शिप के बाकी सभी मैन अब घर वापस जाना चाहते थे, क्योंकि वह भूख और थकान से परेशान थे। स्टिल कैप्टन नहीं मानता और शिप को निकालने का काम जारी रखता है। अब उस रात इन्हें पास में एक्सप्लोजन सुनाई देती है। देन वहां आग भी लग गई थी और ऐसे में कैप्टन सहित कुछ लोग आग वाली जगह को चेक करने जाते हैं। वहां वो विक्टर नामक एक आदमी को जख्मी हालत में पाते हैं, जिसका काफी खून बह गया था। इनफैक्ट उसके स्लेड डॉग्स भी खत्म पड़े थे। कैप्टन और उसके लोग तुरंत विक्टर को शिप तक लाते हैं और यह लोग गन्स वगैरह ले रेडी हो जाते हैं, क्योंकि कोई मॉन्सर ही विक्टर को इस कदर जख्मी किया होगा। तभी एकदम से हम एक बड़े से आदमी को देखते हैं, जो कि किसी मॉन्सर जैसा था और पलक झपकते कैप्टन के लोगों पर वह हमला कर देता है। इस मॉन्सर पे गोलियों का भी असर नहीं हो रहा था और यह मॉन्सर बस एक बार चिल्लाए जा रहा था कि उसे विक्टर चाहिए। मॉन्सर शिप पर चढ़ जाता है और हर उस आदमी पर हमला करता है जो कि उसके और विक्टर के रास्ते में आ रहा था। ऐसे में कैप्टन एक स्पेशल 4 बैरल वाला गन निकालता है और उससे मॉन्सर पर गोली चलाता है। मॉन्सर शिप से नीचे गिर जाता है, लेकिन यह मॉन्सर इतना ताकतवर था कि वो अकेले ही पूरे शिप को हिला दे रहा था। अंततः मॉन्सर कैप्टन के बगल में आइस पर गोली चलाते हैं, उसी 4 बैरल वाले गन से, और इससे आइस टूट जाती है। आइस टूटने की वजह से मॉन्सर आइस के नीचे पानी में डूब जाता है। इस पॉइंट पर कैप्टन विक्टर से पूछने जाते हैं कि आखिर यह मॉन्सर कौन था, और विक्टर कहता है कि उसे मैंने ही बनाया है। इनफैक्ट वो मॉन्सर कभी मर नहीं सकता, वह वापस आएगा। और हम यह समझ पाते हैं कि अब तक मॉन्सर कैप्टन के 6 आदमियों को खत्म कर चुका है। कैप्टन यहाँ विक्टर की बातें समझ नहीं पाते कि आखिर वह कैसे इस तरह के मॉन्सर को बना सकता है, और ऐसे में विक्टर अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करता है। तो यहाँ से शुरू होती है पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी वी इज विक्टर्स टेल। विक्टर का पूरा नाम था विक्टर फ्रैंकस्टीन और वह एक अच्छे खासे अमीर घर में पैदा हुआ था। उसके पिता बैरन थे और साथ ही में बढ़िया सर्जन भी थे। विक्टर के पिता ना तो उससे प्यार करते थे, ना ही अपनी पत्नी से। वो तो विक्टर की माँ से शादी भी इसलिए किए थे क्योंकि उनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, जिससे वह अपनी बैरन वाली रैंक प्रिजर्व कर पाते। विक्टर के पिता काफी स्ट्रिक्ट थे। वो विक्टर को साइंस, स्पेसिफिकली बायोलॉजी और सर्जरी के बारे में बचपन से पढ़ाते थे, और अगर विक्टर छोटी सी भी गलती करता तो उसे पीटते थे। विक्टर अक्सर अपने पिता और माँ को लड़ता देखता था और यहाँ वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। नाउ विक्टर की माँ प्रेग्नेंट थी और एक दिन अचानक से वह लेबर में चली जाती है। विक्टर के पिता तुरंत डिलीवरी कराते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में बच्चा तो सही सलामत निकलता है, लेकिन विक्टर की माँ नहीं बच पाती। इस हादसे के कारण विक्टर बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहीं न कहीं उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। नाउ जो बच्चा जन्म लिया था उसका नाम विलियम रखा जाता है और विलियम विक्टर का छोटा भाई हुआ। आने वाले सालों में विलियम बड़ा होता है, जिसे उसके पिता बहुत प्यार करते थे, और ऐसे में विक्टर को लगने लगा कि उसके पिता उसे नहीं चाहते, बस विलियम को चाहते हैं। ऐसे में एक दिन जब विक्टर के पिता उसे पढ़ा रहे होते हैं तो विक्टर उन पे सली इल्जाम लगाता है कि वह जानबूझकर उसकी माँ को नहीं बचाए।
इसमें पिता बोलते हैं कि वह अपना बेस्ट ट्राई किए थे और ये सुनकर विक्टर वॉस लाइक कि अगर ऐसा है तो फिर आप फेल हुए। मैं एक दिन मौत को जीत लूंगा और उस दिन मेरे पास आपसे ज्यादा ज्ञान होगा। उस रात विक्टर को एक सपना भी आता है जिसमें एक डार्क एंजल उससे कह रही थी कि विक्टर के पास कमांड होगा ओवर फोर्सेस ऑफ लाइफ एंड डेथ। खैर आगे के समय में फ्रैंकस्टाइन फैमिली के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता क्योंकि उनके अंडर 2 रिवोल्ट्स होते हैं। फिर इनके प्लांटेशन में आग वगैरह लग जाती है और ऐसे में यह लोग अपने स्टेट को छोड़ के सब कुछ खो देते हैं। इसी सब के बीच विक्टर के पिता भी चल बसते हैं। ऐसे में विलियम वियाना निकल लेता है विथ वन साइड ऑफ द फैमिली। वहीं विक्टर लंदन देन एडनबर्ग जाता है जहां वह सालों तक ह्यूमन बायोलॉजी पर पढ़ाई करता है और इस फील्ड में न सिर्फ एक्सपर्ट बनता है बल्कि लिमिटेशंस को पुश करने लगता है। 1855 में यानी करंट इवेंट्स के 2 साल पहले विक्टर एक सेमिनार देता है इन रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल। यहाँ वो सारे बड़े लोगों के सामने एक लाइव एक्सपेरिमेंट दिखाता है जहाँ वो अपनी खास तकनीक से खत्म हुए लोगों के यूजेबल पार्ट्स का इस्तेमाल किया था। देन स्पेसिफिक प्लेसेस में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डाला जिससे मृत शरीर में जान आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, विक्टर का कहना था कि भले जन्म हम अपनी मर्जी से नहीं लेते लेकिन हम मौत को जरूर जीत सकते हैं। इतना काफी नहीं था तो यह आधा मृत शरीर न सिर्फ जिंदा हुआ था बल्कि बॉल कैच कर रहा था। कहने पर बॉल को छोड़ भी दे रहा था। व्हिच वॉज सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन। इस ट्रिब्यून में बैठे एल्डर्स को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उनके हिसाब से भगवान ही जीवन देते हैं या लेते हैं और विक्टर की यह एक्सपेरिमेंट्स भगवान के खिलाफ है यानी ब्लास्ट फेमस है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक आदमी बैठा था जो कि विक्टर के एक्सपेरिमेंट में काफी रुचि दिखा रहा था। एल्डर्स के अपोज करने के कारण विक्टर अपने एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स में से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाली सुई निकाल देते हैं जिससे सब्जेक्ट वापस खत्म हो जाता है। इसके बाद विक्टर अपने ठिकाने की तरफ निकल जाते हैं जब वो इंटरेस्टेड आदमी विक्टर से मिलता है और वो अपना नाम हेनराइक हारलैंडर बताता है। हेनरिक कहता है कि उसके नीस एलिजाबेथ की शादी विक्टर के भाई विलियम से तय हुई है और 2-3 दिन में सब लोग मिलने वाले हैं। सो यस द विल सून बी फैमिली। और हेनरिक बताता है कि कैसे विलियम बिजनेस वगैरह में अच्छा कर रहा है। लेकिन हेनरिक यहाँ विक्टर से सिर्फ विलियम की बात को ले मिलने नहीं आया था, रादर वो विक्टर के प्रोजेक्ट को फंड करना चाहता था ताकि विक्टर एक ऐसा इंसान बना सके जो कि मृत लोगों के पार्ट से बना हो लेकिन वो जिंदा हो जाए, मतलब मौत को हराने वाली बात। हेनरिक काफी अमीर था क्योंकि उसके अमुनेशंस की फैक्ट्री थी। पहले वो एक आर्मी डॉक्टर था लेकिन वो अपने काम में अच्छा नहीं था, इसलिए ही चोज आर्म्स बिजनेस जिससे वह अमीर हो गया। जो भी हो विक्टर मान जाता है और कुछ दिन बाद वह हेनरिक के घर पर उससे मिलता है। हेनरिक विक्टर को 5th एविलिन टेबल दिखाता है जो कि दुनिया के हिसाब से 4 ही थे लेकिन हेनरिक के पास 5वां था। अब जिन्हें इसके बारे में नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एलिन टेबल्स 17वीं सेंचुरी के एनाटॉमिकल वुडन बोर्ड्स हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी के नर्व्स, आर्टरीज और वेंस को रियल ह्यूमन टिश्यू से प्रिजर्व करके वुडन पैनल्स पे चिपकाया गया था ताकि लोग बॉडी स्ट्रक्चर को समझ सके। उन दिनों मॉडर्न प्रिजर्वेशन टेक्निक्स एक्सिस्ट नहीं करती थी। इन्हें इटली में बनाया गया था और बाद में जॉन एवेलिन नाम के इंग्लिश राइटर इन्हें इंग्लैंड लेके आए। ऑफ कोर्स कैसे लाए होंगे आप समझ ही रहे होंगे और नाम भी अपना रख दिया, मतलब एलिन टेबल्स। सो यस हेनरिक यहाँ विक्टर को 5वीं एविलियन टेबल दिखाता है जिनमें नर्व्स वगैरह की प्लेसमेंट थी और इसे देख के विक्टर काफी एक्साइटेड होता है। एनीवेज तभी यहाँ विलियम और उसके फियंसे एलिजाबेथ आती है और एलिजाबेथ को एक बार देखते ही विक्टर उसे पसंद करने लग गया था। लंच टेबल पे बातें करते वक्त एलिजाबेथ और विक्टर में बहस हो जाती है क्योंकि एलिजाबेथ को विक्टर के मृत को जीवित करने वाले आइडियाज पसंद नहीं आते। इन सीन्स में हम यह भी समझ पाते हैं कि विक्टर हर जगह खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना लेता है और यह बात शुरू से ही विलियम को पसंद नहीं थी। एनीवेज आगे हेनरिक विक्टर को एक बड़ा सा विला और शुड आई से टावर देता है जहां विक्टर अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे सकता है।
हेनरिक कहता है कि उसके पास अनलिमिटेड फंड है, तो विक्टर को जो चाहिए यहाँ मंगवा ले, लेकिन कैसे भी अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल करे। वेक्टर कई चीजों की मांग करता है, लाइक बिग बैटरीज, लाइटनिंग कंडक्टर्स मेड ऑफ प्योर सिल्वर, जो कि टेलीस्कोप की तरह नीचे आएंगी ताकि लाइटनिंग कंडक्ट कर सके, देन बर्फ ताकि लाशों को प्रिजर्व किया जा सके। एक्स्ट्रा एंड इन सारे डिमांड्स के लिए मान जाता है। और आगे हम देखते हैं कि कैसे विक्टर पब्लिकली लटकाए जाने वाले समाप्त लोगों में से सैंपल्स चुन रहा था, देन अपना पूरा सेटअप एकदम परफेक्टली बनवा रहा था ताकि कहीं भी कोई चूक ना हो। इसी सब के दौरान विक्टर एलिजाबेथ से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उसका पीछा करना, उसके साथ डांस करना, लेकिन एलिजाबेथ विक्टर को ज्यादा भाव नहीं दे रही थी। हम समझ पाते हैं कि एलिजाबेथ को नेचुरल लाइफ में इंटरेस्ट है, स्पेशली इंसेक्ट्स में। ऐसे में विक्टर भी बटरफ्लाइज में इंटरेस्ट दिखाने लग गया था। जो भी हो, एक दिन हेनरिक के यहाँ पार्टी थी और हेनरिक नोटिस कर लेता है कि विक्टर एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्टेड था। ऐसे में हेनरिक विक्टर पे इनडायरेक्टली भड़कता है, सेइंग कि विक्टर अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा। इनफैक्ट हेनरिक यहाँ विक्टर को अल्टीमेटम दे देता है, सेइंग कि उसके पास सिर्फ 7 दिन है टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट, जिसके बाद वह फंड्स बंद कर देगा। इसलिए विक्टर तुरंत काम पर लग जाता है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के लिए पिंस बॉडी में कहाँ डाले जाए। तभी टावर में एलिजाबेथ विक्टर से मिलने आती है और विक्टर को एक बटरफ्लाई भी देती है। इसी दौरान विक्टर एलिजाबेथ को अपनी फीलिंग भी बता देता है और ऐसा लगता है कि दोनों करीब आ रहे हैं। लेकिन एलिजाबेथ स्मार्टली विक्टर को मना कर देती है, क्योंकि एक तो वह विलियम की फयन से थी, साथ ही मोस्टली एलिजाबेथ को विक्टर में ऐसी कोई दिलचस्पी थी नहीं। हाँ, शायद उसके काम में दिलचस्पी हो सकती है। एलिजाबेथ के जाने के बाद विक्टर बास्टब में सोच रहा होता है कि आखिर कैसे वह अपने एक्सपेरिमेंट को कामयाब करेगा, और तभी उसे एलिजाबेथ की बात याद आती है कि नेचर में सब कुछ सिमिट्री में होता है। ऐसे में विक्टर भी पिन सिमेट्रिकल वे में लगाता है और उसकी छोटी एक्सपेरिमेंट काम कर जाती है। हम क्लियरली एक मृत लाश को जीवित होते देखते हैं। यानी कि दोस्तों, विक्टर को बस इसे बड़े स्केल पर करना था, जिसके लिए उसे बॉडी बनाना था, देन बॉडी में बिजली का झटका देना था। विक्टर कई मृत लोगों के परफेक्ट बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे एक परफेक्ट बॉडी तैयार करता है, जो कि बड़ा था और कई लोगों के बॉडी पार्ट्स से बना था। वहीं हेनरिक भी टावर पे आ गया था और वह पूरे प्रोसेस की फोटो वगैरह ले रहा था। फाइनली वो टाइम आता है जब बिजली कड़क रही थी और विक्टर को प्योर सिल्वर कंडक्टर्स फिट करने थे, ताकि बॉडी में इनफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एक बार में डाला जा सके। विक्टर हेनरिक को यह बात बताने जाता है, जहां वो पाता है कि हेनरिक की हालत कुछ ठीक नहीं थी। दरअसल हेनरिक अक्सर इधर उधर लड़कियों के साथ सोया करता था, जिससे उसे सिफेलिस हो गया था और अब हेनरिक के पास ज्यादा वक्त नहीं था। इसलिए हेनरिक विक्टर के एक्सपेरिमेंट को फाइंड किया, क्योंकि वो चाहता था कि विक्टर इस एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाए, ताकि हेनरिक खुद काफी समय तक जिंदा रह सके। हेनरिक यहाँ विक्टर से गुजारिश करने लगता है कि क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस है, तो विक्टर उसका इस्तेमाल करे एज सब्जेक्ट और उसको एक नई जिंदगी दे। विक्टर का कहना था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हेनरिक का पूरा शरीर अंदर से खोखला हो चुका है, मतलब बीमारी से भरा पड़ा है, और ऐसे में हेनरिक को बचाना नामुमकिन है। इसी बात को लेके दोनों में छीनापटी हो जाती है, जहां हेनरिक सिल्वर कंडक्टर्स को फेंक देने की धमकी देता है। हेनरिक यह तक कहता है कि वो एलिजाबेथ की शादी विक्टर से करवा देगा अगर विक्टर उसे बचा ले तो। लेकिन विक्टर को पता था कि दिस वॉज नॉट पॉसिबल। विक्टर उसे सिल्वर कंडक्टर छीनने की कोशिश करता है और ऐसे में हेनरिक कंडक्टर के साथ नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने से हेनरिक खत्म हो जाता है और एक कंडक्टर थोड़ा बेंड भी हो जाता है, लेकिन विक्टर हेनरिक की बिना परवाह करे बेंड कंडक्टर्स को सेट करता है। देन फाइनली अपना एक्सपेरिमेंट कर देता है। बिजली सीधा विक्टर द्वारा बनाई गई बॉडी में आती है, लेकिन इसके बाद भी बॉडी में कोई रिएक्शन या मूवमेंट नहीं होता। विक्टर को लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है और गम में वह सोने चला जाता है।
सपने में उसे वापस डार्क एंजल दिखती है और जब विक्टर की नींद खुलती है तो वह अपने सामने उसी बनाए हुए बॉडी को जीवित पाता है। जी हाँ दोस्तों, विक्टर का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था, जहाँ वाकई में इस शरीर में जान आ गई थी और इस पॉइंट से हम इसे क्रिएचर कहेंगे। तो क्रिएचर को देख विक्टर बहुत खुश होता है और फिलहाल क्रिएचर काफी वीक और मेंटली स्लो था। विक्टर उसे बोलना सिखाता है, लेकिन क्रिएचर सिर्फ एक शब्द बोलता था, विच वॉज विक्टर, यानी विक्टर का नाम वो बार बार कहता था, विक्टर विक्टर। इनिशियली एक क्रिएचर इतना वीक था कि काफी धीरे धीरे चलता था, लेकिन समय के साथ उसमें ताकत आ रही थी। एक बार विक्टर इस क्रिएचर के बाल शेव कर रहा था जब यह क्रेचर उस तरह से अपने हाथ कट कर लेता है, लेकिन अगले ही क्षण उसके घाव भर चुके थे। अब दोस्तों, कुछ हफ्तों बाद विक्टर इस क्रिएचर से काफी परेशान हो गया था, क्योंकि वह विक्टर के नाम के अलावा कुछ और बोल ही नहीं पाता था और इन जनरल उसका दिमाग किसी बच्चे की तरह था, जो कि विक्टर के हिसाब से सही नहीं था। जैक विक्टर तो इस क्रिएचर को चैन से बांध के बेसमेंट में रखता था और उसे मारने पीटने भी लगा था। लेकिन दोस्तों, हम भी वह यह समझ पा रहे थे कि यह क्रिएचर एक्चुअली में स्मार्ट है। वो तो बस बच्चे की तरह है जिसे स्क्रैच से सब कुछ सिखाने की जरूरत थी। हम इस क्रिएचर को वाटर का फ्लो समझते देखते हैं, जहां वो लीव्स डाल के देखता है कि कैसे पानी लीव्स को ड्रेन के थ्रू नीचे एक वाटर बॉडी में लेके जाती है। इसी बीच एलिजाबेथ सोचती है कि उसके अंकल कई दिनों से उसे खत नहीं लिखे हैं और इसलिए वो विलियम के साथ विक्टर को देखने आती है। एलिजाबेथ विलियम के आते ही विक्टर काफी एक्साइटेड हो जाता है टू शो देम देयर रिसर्च और कह देता है कि हेनरिक कहीं बाहर गए हैं। विक्टर विलियम को अपने पेपर्स दिखाता है। वहीं एलिजाबेथ को बेसमेंट से एक आवाज आती है जो कि विक्टर विक्टर बोल रहा था। एलिजाबेथ इस क्रचर से मिल जाती है और वह इस क्रिएचर को देख के मंत्रमुग्ध थी। क्रचर भी एलिजाबेथ को पसंद कर रहा था और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। एलिजाबेथ नोटिस करती है कि क्रचर के शरीर पे कई स्कार्स थे, इनफैक्ट कुछ नए घाव भी थे। इससे वह समझ जाती है कि विक्टर उसे मारता पीटता है और ऐसे में वह विक्टर को कन्फ्रंट करती है। विक्टर पहले तो क्लियर करता है कि यह कोई रियल आदमी नहीं है, रादर उसके एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। देन विक्टर कहने लगता है कि कैसे वह मंदबुद्धि है और इसीलिए इट इज लाइक अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। एलिजाबेथ विक्टर की बात नहीं मानती और देर रात वह अकेले में क्रचर से बातें करती है। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ के जाने के बाद क्रचर उसका नाम एलिजाबेथ भी बोलने लग गया था। इस पॉइंट पे विक्टर एलिजाबेथ को वर्न करता है कि वो क्रचर के नजदीक ना जाए, लेकिन एलिजाबेथ उल्टा विक्टर को ही सुना देती है। वह फिर से विक्टर का प्यार रिजेक्ट करती है, जिससे विक्टर बौखला जाता है। विक्टर यहाँ क्रचर को अगेन रड से मारता है, लेकिन इस पॉइंट पे क्रचर विक्टर का रड छीन के उसे मोड़ देता है, डिपेक्टिंग कि उसके अंदर इमोशंस हैं। अगले दिन विक्टर विलियम को सीक्रेट में हेनरराइक की लाश दिखाता है, सेइंग कि हेनरिक गलती से खुद समाप्त हुआ है और अगर ये बात एलिजाबेथ को पता चल गई तो कांड हो जाएगा, इसलिए तुम एलिजाबेथ को लेके यहाँ से निकल लो। विलियम तुरंत कुछ बहाना बना के एलिजाबेथ को मना लेता है कि चलो यहाँ से निकला जाए और यह दोनों घोड़े गाड़ी से निकल लेते हैं। इसके बाद विक्टर गुस्से में क्रचर के पास जाता है। वो पूरे टावर में फ्यूल डालना शुरू करता है और क्रचर से कहता है कि मेरे नाम के अलावा एक और शब्द बोलो तभी तुम बचोगे। क्रचर यहाँ फाइनली एलिजाबेथ बोल देता है, जिसे विक्टर और गुस्सा हो जाता है और ऐसे में वो पूरे टावर में आग लगा देता है। वहीं एलिजाबेथ को आइडिया लग गया था कि विक्टर उस क्रचर को मार देगा, इसलिए वह टांगा गाड़ी घुमा के वापस टावर की तरफ आती है। नाउ जब पूरे टावर में आग लग जाती है तो एकदम से विक्टर को फील होता है कि शायद उसे क्रचर को बचा लेना चाहिए और ऐसे में वह वापस टावर के अंदर भागता है, लेकिन एक ब्लास्ट से वह काफी दूर गिरता है और इसमें उसकी एक टांग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सो यस, दिस वॉज विक्टर्स स्टोरी और पूरी कहानी सुनने के बाद कैप्टन आश्चर्य में था। तभी शिप के कैप्टन के केबिन के बाहर आवाएं होती हैं और जब कैप्टन केबिन खोलता है तो क्रचर यहाँ तक आ चुका था। जी हाँ दोस्तों, क्रचर आइस के अंदर गिरने के बाद भी बाहर निकल गया था। इनफैक्ट वह कैप्टन के आदमियों को हरा के फाइनली यहाँ तक आ गया था। क्रचर कैप्टन पे हमला करता है, लेकिन विक्टर उसे रोकता है। कैप्टन यहाँ इस क्रिएचर से कहता है कि तुम एक बीस्ट हो
और जो कुछ तुम्हारा क्रिएटर विक्टर तुम्हारे बारे में कह रहा था वो सब सच है। तुम एक मॉन्स्टर हो। इस पॉइंट पर क्रिएचर रुकता है और बोलना शुरू करता है कि तुम सिर्फ विक्टर की कहानी सुने हो, अब मेरी सुनो। यहाँ से शुरू होता है पार्ट 2 विच इज द क्रचर टेल। तो टावर में आग लगने के बाद खींचा आग में बुरी तरह फंस गया था और यहाँ वह अपनी पूरी ताकत लगा के अपनी चेस खोल लेता है। फिर वह पानी गिरने वाले रास्ते से टावर से नीचे कूदता है और वाटर बॉडी में निकलता है, मतलब वहाँ डूब जाता है। अगले सीन में क्रचक की आंख खुलती है जहाँ वह शोर पे आ गया था, यानी डूबने के बाद भी वह खत्म नहीं हुआ। फिर वह चल के पास के एरिया में जाता है जहाँ कई इंसानी कंकाल थे और यहाँ वो कुछ कपड़े पहन लेता है। फिर वो नेचुरल बेरीज खाने लगता है, हिरन वगैरह से इंटरेक्ट करता है, उन्हें भी बेरीज खिलाता है। लेकिन तभी कुछ शिकारी यहाँ आते हैं जो न सिर्फ हिरन को मारते हैं बल्कि इस क्रिएचर पे भी गोली चलाते हैं। एज वो मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था। क्रचर जख्मी होकर भागता है और पास के एक घर के गियर मिल्स में छिप जाता है। अब तक उसके घाव भर चुके थे और ठंड के कारण वह यहीं शरण लेता है। कुछ समय बाद घर के ओनर्स आते हैं और दोस्तों, ये वही शिकारी लोग थे। क्रचर गियर मिल्स में ही छिपता है और वह नोटिस करता है कि कैसे इस परिवार में 2-3 शिकारी के अलावा एक औरत थी, एक बच्ची थी और एक बूढ़ा अंधा आदमी भी था। यह बूढ़ा अंधा इंसान बच्ची को अल्फाबेट्स वगैरह सिखा रहा था और मिल्स से छुप के क्रचर भी सब सीखने लगता है। बच्ची पढ़ना सीखती और क्रचर भी साथ में पढ़ना और बोलना सीखने लगता है। क्रचर को यह परिवार पसंद आने लगा था और वह इस परिवार का हिस्सा बनना चाहता था, इसलिए रात होते वह इस परिवार की मदद करता था, लाइक लकड़ियां काट के घर के बाहर रखना, देन इनके शिप के लिए बार्न वगैरह बना देना। परिवार वालों को लगता था कि यह काम स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट कर रही है और वह लोग स्पिरिट के लिए कपड़े वगैरह छोड़ते थे। क्रचर इन कपड़ों को पहनता और ऐसे ही वह छुप छुप के काफी समय बिताने लगा। फिर एक दिन कई वुल्फ्स इस घर पे हमला कर देते हैं और शिकारी लोग कैसे भी वुल्फ को भगाते हैं। उस दिन क्रिएचर को समझ में आता है कि नेचर में एक साइकिल है। ये साइकिल कुछ ऐसा है कि वुल्फ जो है वह भेड़ बकरी खाते हैं। इंसान के लिए वुल्फ्स गंदे हैं जिन्हें इंसान मारेंगे ही। मतलब जिस क्रिएचर की जैसी इमेज होती है वह वैसी ही रहती है और उसी हिसाब से उसे ट्रीट किया जा सकता है और इस इमेज को बदला नहीं जा सकता। खैर, इस वुल्फ अटैक के बाद यह परिवार जो है वो वुल्फ का शिकार करने पहाड़ों पे जाना चाहते थे फॉर अ फ्यू डेज और ऐसे में पूरा परिवार इस अंधे बूढ़े इंसान को घर पे अकेला छोड़ देता है, क्योंकि एक अंधे इंसान को पहाड़ों पे कैसे ले जाया जाए। तो उनके जाने के बाद फाइनली इस बूढ़े इंसान के सामने क्रिएचर आता है और यहाँ ये बूढ़ा आदमी क्रिएचर को देख नहीं सकता था, शायद इसलिए इनमें दोस्ती हो जाती है। बूढ़ा यह तक कहता है कि उसे आइडिया था कि गियर मिल्स में क्रचर छुप के रह रहा था। धीरे धीरे इनकी बॉन्ड बढ़ने लगती है, जहाँ क्रचर ठीक से पढ़ना सीखता है, कई बुक्स पढ़ता है और इन जनरल बूढ़े के साथ अच्छा टाइम बिताता है। बूढ़ा यहाँ क्रचर के सर पर थपथपाता था, जिससे क्रचर को अच्छा लगता था। बातों बातों में क्रचर के पास्ट की बात उठती है और क्रचर कहता है कि उसे याद ही नहीं कि वह कौन है। उसके दिमाग में बस एक नाम रहता है, विच इज विक्टर। बूढ़े के कहने पे क्रचर फाइनली जले हुए टावर के पास जाता है ताकि वह अपने क्रिएशन के बारे में पता लगा सके। यहाँ उसे विक्टर के कई डिज बुक्स और पेजेस मिलते हैं जिसमें क्रचर के ड्राइंग्स, फोटो एंड डिज थे। नाउ सिंस क्रचर अब समझदार था, पढ़ सकता था, तो वह सब कुछ पढ़ता है। वो समझ जाता है कि उसे डिफरेंट ह्यूमन के बॉडी पार्ट से बनाया गया है, यानी कि उसे खुद ही नहीं पता कि वह कौन सा ह्यूमन है। इनफैक्ट क्या वो ह्यूमन है या नहीं। उसे यहाँ विक्टर के लिए एक खत भी मिलता है जिसमें विलियम का एड्रेस भी था, यानी कि दोस्तों क्रचर को पता लग गया था कि विक्टर कहाँ होगा। इस सब के बाद जब क्रचर बूढ़े आदमी के घर लौटता है तो वो यहाँ वुल्फ्स को देखता है। क्रचर फौरन वुल्फ से लड़के इन्हें खत्म करता है, लेकिन अब तक यह वुल्फ्स बूढ़े आदमी को बुरी तरह चोटिल कर चुके थे। क्रचर बूढ़े आदमी को संभालता है, लेकिन तभी परिवार वाले आ जाते हैं और वह क्रचर को देख उसे ही जंगली समझते हैं। वो क्रचर पे गोलियां बरसा देते हैं और क्रचर भी गुस्से में एक आदमी को निपटा देता है। फिर वो यहाँ से निकल लेता है, लेकिन हंटर्स उसे और भी गोली मारते हैं।
इन गोलियों से क्रचर बेहोश होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके घाव फिर से भर चुके थे। वोट खड़ा होता है और विक्टर को ढूंढते हुए लेटर वाले पता पे पहुंचता है। अब लेटर पे जो एड्रेस था वह एक्चुअली में विलियम का था और आज उसकी शादी एलिजाबेथ से होने वाली थी। हम देखते हैं कि विक्टर अभी जिंदा है। वो एक नकली पैर लगाता है और यहाँ वो एलिजाबेथ को कांग्रेचुलेट करने जाता है। एलिजाबेथ विक्टर को थप्पड़ मारती है सेइंग कि तुम्हारे मन में एक खोट है, तुम इस क्रच्चर को मारती है और तुम अच्छे इंसान नहीं हो। जो भी हो, विक्टर अपने कमरे में जाता है जहाँ उसे क्रच्चर दिखता है। जी हाँ दोस्तों, क्रच्चर को देख विक्टर आश्चर्य में था और वह तुरंत समझ जाता है कि अब क्रच्चर भी स्मार्ट हो गया है। क्रच्चर यहाँ विक्टर से कहता है कि जो कुछ हुआ उस सब को भूल जाओ। तुम मेरे लिए मेरे जैसी ही एक लड़की बनाओ जिसके साथ मैं हमेशा के लिए रह सकता हूँ। विक्टर सीधे तौर पर मना करता है सेइंग कि तुम एक मॉन्स्टर हो और मैं दूसरा मॉन्स्टर नहीं बनाऊंगा, वरना तुम फिर बच्चे करोगे और पूरी दुनिया को तबाह कर दोगे। विक्टर क्रच्चर को अपना फेल्ड एक्सपेरिमेंट कहता है और ऐसे में क्रच्चर विक्टर को पीटना शुरू करता है। ऊपर आवाज सुनकर कमरे में एलिजाबेथ आती है और वह क्रच्चर को जिंदा देख बहुत खुश होती है। वो क्रच्चर को देख मंत्रमुग्ध थी और क्रच्चर भी एलिजाबेथ को देख खुश था। लेकिन तभी विक्टर क्रच्चर पर गोली चला देता है, लेकिन यह गोली एलिजाबेथ को लगती है। इस मोमेंट पे सभी कमरे में आते हैं और विलियम क्रच्चर पे हमला करने आगे बढ़ता है। क्रच्चर विलियम पे हाथ उठा देता है, जिससे विलियम के सर पर गहरी चोट आती है। वहीं विक्टर चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि क्रच्चर ने एलिजाबेथ को समाप्त कर दिया है। सभी क्रच्चर पे हमला करने की सोचते हैं, लेकिन उसकी कद काठी देख के कहीं न कहीं सब डर रहे थे। क्रच्चर यहाँ एलिजाबेथ को अपनी बाहों में उठा के सबके सामने मेंशन से बाहर ले जाता है, एक केव के अंदर। और अपनी आखिरी सांस लेते वक्त भी एलिजाबेथ खुश थी क्योंकि वह क्रच्चर के साथ उसकी बाहों में थी। नीडलेस टू से कि वह क्रच्चर को पसंद करती थी और क्रच्चर उसे ओल्दो एलिजाबेथ बच नहीं पाती। वहीं विलियम भी खत्म होने की हालत में था और यहाँ विलियम सब कुछ के लिए विक्टर को ब्लेम करता है। विलियम कहता है कि विक्टर बचपन से ही ऐसा था, बस अपनी बात पर अड़ जाता था और तब से ही विलियम को विक्टर से डर लगता था। विलियम कह देता है कि मॉन्स्टर वो क्रच्चर नहीं, रादर विक्टर है। इसके बाद विलियम अपने प्राण त्याग देता है। नाउ गुस्से में विक्टर गन लेके क्रच्चर के पीछे जाता है। बर्फीली वादियों में वो क्रच्चर से मिलता है, लेकिन क्रिएचर इजीली विक्टर को ओवर पावर कर देता है। वो विक्टर को खत्म नहीं करता, रादर उसे चोट पहुंचाता है सेइंग कि वह विक्टर को धीरे धीरे दर्द देगा ताकि विक्टर को एहसास हो सके कि दर्द क्या होता है। वहीं विक्टर प्रण लेता है कि वह क्रच्चर को समाप्त किए बिना नहीं रुकेगा। तब से ही क्रच्चर और विक्टर के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है, जहां विक्टर क्रच्चर को हंट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्रच्चर मरता ही नहीं था, रादर वो विक्टर को चोट पहुंचाता था। इस भाग दौड़ में दोनों नॉर्थ पोल तक आ गए, जहां विक्टर गन्स एंड डायनामाइट लेकर क्रच्चर को मारने का प्लान किया था, लेकिन यह प्लान फेल हो गया क्योंकि क्रच्चर पे गोलियों का असर नहीं हुआ। इस हाथापाई में क्रच्चर विक्टर को बुरी तरह पीटा। देन विक्टर के टेंट में आग लग गई थी। इनफैक्ट क्रच्चर खुद अपने हाथ में डायनामाइट फोड़ लिया, सेइंग कि अगर डायनामाइट मुझे खत्म कर देती है तब तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें पीटने फिर से आता रहूंगा। ऑफ कोर्स इस ब्लास्ट के बाद भी क्रच्चर जिंदा ही था और इसी ब्लास्ट को सुन के कैप्टन और उसके लोग आग की तरफ आए थे। वहां बिखरा खून विक्टर का नहीं बल्कि क्रच्चर का था। सो यस, दिस वॉज क्रच्चर स्टील, जिसे सुन के कैप्टन आश्चर्य में था। तो इस पॉइंट पे अब फिल्म की फिनाले एक्ट आती है। यहाँ फाइनली विक्टर क्रच्चर से अपने किए के लिए माफी मांगता है और क्रच्चर भी विक्टर को माफ कर देता है। विक्टर क्रच्चर के सर पर हाथ थपथपाता है जैसा क्रच्चर को पसंद था। विक्टर क्रच्चर को अपना बेटा कहता है और फाइनली उसे एक्सेप्ट करता है कि हाँ, तुम मेरे ही क्रिएशन हो, तुम मेरे जैसे हो। क्रिएचर और विक्टर दोनों काफी उदास थे और दोनों को यहाँ कहीं ना कहीं क्लोजर मिलता है। विक्टर क्रच्चर से आखिरी बार उसका नाम लेने को बोलता है और क्रच्चर ऐसा ही करता है, यानी कि वह पहले की तरह विक्टर विक्टर बोलता है। नाउ इस पॉइंट में विक्टर की चोट इतनी गहरी थी कि फाइनली उसकी सांसें रुक जाती है। क्रच्चर भी विक्टर को अपना क्रिएटर कहता है और उदास होके यहाँ से जाने लगता है। कैप्टन अपने आदमियों को ऑन ऑर्डर देते हैं कि कोई भी क्रच्चर पे हमला नहीं करेगा।
क्रिएचर खुद शिप से उतरता है, देन शिप को धक्का देता है ताकि शिप बर्फ से निकल के पानी में जा सके। इस पॉइंट पर कैप्टन भी अपने क्रू से कहते हैं कि हम आगे नहीं जाएंगे, रादर वापस घर जा रहे हैं। कैप्टन को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी जो एक अकड़ था वह विक्टर जैसा ही था कि हमें आगे जाना ही है, कुछ भी हो जाए। लेकिन विक्टर की हालत देख के वह समझ जाते हैं कि इस तरह की अकड़ से कुछ मिलता नहीं। इसलिए कैप्टन डिसाइड्स कि नहीं, हम घर वापस जाएंगे। क्रिएचर भी अपने रास्ते निकल लेता है और वह सूर्य की रोशनी को एम्ब्रेस करता है, ठीक उसी तरह जैसे वो पहली बार किया था। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फ्रैंकस्टाइन फिल्म की कहानी, और ये कहानी काफी सिंपल सी थी। स्टिल हम फिल्म के मुख्य पॉइंट्स पे नजर डाल लेते हैं। अगर हम गिलर्मो डेल्टो की फ्रैंकस्टाइन फिल्म को देखें तो सबसे बड़ी थ्योरी यही निकल के आती है कि यहाँ मॉन्स्टर क्रिएचर नहीं था, बल्कि विक्टर खुद असली मॉन्स्टर था। विक्टर के अंदर एक ऑब्सेशन था मौत को हराने का, नेचर पर कंट्रोल पाने का। ये ऑब्सेशन उसे इंसानियत से दूर ले गया। वो अपनी माँ की मौत से इतना ट्रोमेटाइज था कि उसने भगवान बनने की कोशिश की, लेकिन उस प्रोसेस में वो खुद एक राक्षस बन गया। क्रिएचर तो असल में एक बच्चा था, इनोसेंट, क्यूरियस और सिर्फ प्यार और एक्सेप्टेंस चाहता था। लेकिन विक्टर के ठुकराने और मारने के बाद वह बदला लेने वाला बन गया। आयरॉनिकली क्रिएचर ने जिंदगी और प्यार दोनों को समझा, जबकि विक्टर अपने ईगो और गिल्ट में खत्म हो गया। वो ना तो प्यार को समझ पाया, ना ही जिंदगी को। अब फिल्म में क्लियरली दिखाया गया है कि विक्टर अपने बचपन की ट्रॉमा की वजह से ऐसा निर्दयी बन गया था। उसके पिता एक अब्यूजिव और कोल्ड हार्टेड आदमी थे, जो न अपनी पत्नी से प्यार करते थे न विक्टर से। कांस्टेंट मारपीट, नेग्लेक्ट और फियर के एनवायरनमेंट में विक्टर का जो माइंड था वो डिस्टोर्ट हो गया था। उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ कंट्रोल और सुपीरियरिटी का। जब उसके पिता और माँ दोनों चल बसे तो वह खुद भगवान बनने की कोशिश करने लगा। एजिफ उसे अपने ट्रॉमा से पावर मिल रही हो। यह भी क्लियर था कि वो अपने भाई विलियम से भी जेलसी रखता था और उसके लिए जेन्युइनली कभी खुशी महसूस नहीं करता। शुरू से ही विक्टर को लगता कि उसके पिता जो है वह विलियम को ज्यादा प्यार करते थे। तभी तो आगे चल के विक्टर अपने भाई की होने वाली बीवी से ही फ्लर्ट कर रहा था, उससे अपना प्यार इजहार कर रहा था। इसलिए कह सकते हैं कि विक्टर का मॉन्स्टर सिर्फ लैबोरेटरी में नहीं बना था, वो उसके अंदर बचपन से ही पल रहा था। और विलियम भी विक्टर के अंदर के मॉन्स्टर को पहचानता था। बस वो अपनी आखिरी सांस लेते वक्त विक्टर को फाइनली कन्फ्रंट किया। विक्टर को सपने में जो ईविल एक गॉडेस जैसी दिखती थी, वो भी इसी चीज को सिंबलाइज करती है कि कैसे विक्टर के अंदर एक पाप पलने लगा था, एक करप्शन आ गया था। फिल्म का थीम क्रिएशन वर्सेस क्रिएटर और ह्यूमैनिटी वर्सेस मोनस्ट्रोसिटी के बीच का कंट्रास्ट है। विलेमो डेल टोर ने यहाँ इमोशन और ट्रेजेडी दोनों को ब्यूटीफुली बैलेंस किया है। हर फ्रेम में एक गथिक एलिगेंस है। थंडर, शैडो और सॉलिट्यूड का कॉम्बिनेशन फिल्म को एक पोएटिक फील देता है। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है, जहां इंसान अपनी लिमिट्स क्रॉस करता है और खुद के हाथ से तबाह हो जाता है। इसमें मोरल ये है कि इंसान अगर भगवान बनने चले तो वह अपना ह्यूमन नेचर ही खो देता है। अब अगर कंपेयर करें मेरी शली की ओरिजिनल नवेल से, तो फिल्म उसका मॉडर्न याट फेथफुल इंटरप्रिटेशन लगता है। नवेल में भी विक्टर के गिल्ट और क्रिएचर के लोनलीनेस पे फोकस था, लेकिन डेल टोरो ने उस इमोशन को और विजुअली ट्रैजिक बनाया है। क्रिएचर यहाँ एक सिंबॉलिक फिगर है, वो इंसान की अपनी क्रिएशन से पैदा हुई गिल्ट का रिफ्लेक्शन है। नोवेल में जो कोल्ड फिलॉसफी थी, उसे फिल्म में वॉर्मथ और पेन दोनों के माध्यम से दिखाया गया है। स्पेशली क्रिएचर और एलिजाबेथ के मोमेंट्स में जो मिलेंगली है, वो और ज्यादा हर्टफेल्ट लगती है। इमोशनली ये फिल्म काफी डोमेटिक और हैवी है। विक्टर और क्रचर के बीच का फाइनल एंड क्लोजर जेन्युइनली मूविंग लगता है, जिसे दोनों अपने अपने दर्द को फाइनली समझ जाते हैं। यह एंडिंग हॉरर नहीं, बल्कि एक बिटर स्वीट रिडेम्पशन जैसी लगती है। ट्रिविया के तौर पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेल टोरो इस प्रोजेक्ट को सालों से डेवलप कर रहे थे। उन्होंने यह फिल्म एक पैशन प्रोजेक्ट के तौर पर बनाई थी, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और हैंडक्राफ्टेड सेट्स का इस्तेमाल किया।
मतलब यहाँ सीजीआई पे ज्यादा भरोसा नहीं किया गया है। फ्रैंकेनस्टाइन का क्रिएचर डिजाइन भी 1931 के क्लासिकल यूनिवर्सल मॉन्स्टर को ट्रिब्यूट देता है, लेकिन यहाँ एक ह्यूमन ट्विस्ट है। मतलब आप क्रिएचर के शक्ल पे देख पाओगे कि वो ज्यादा ह्यूमन है रादर दैन अ मॉन्स्टर या क्रिएचर। फिल्म में एविलिन टेबल का इंक्लूजन भी सिंबॉलिक है। वो इंसानी क्यूरियोसिटी और साइंटिफिक योगेंस दोनों का एक मेटाफर है। साथ ही फिल्म के गोरी सीन भी बहुत बैलेंस लगते हैं। ओवरऑल अ रियली गुड मूवी। सो यस, ये थी फ्रैंकेनस्टाइन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं।